हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा कि कौन से पॉइंट से प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन चीज़ों में आपको ज़्यादा ध्यान देना जरूरी रहेगा। जो भी हमारा एनालिसिस है ये बेस्ड ऑन सिविल सर्विसेज का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके मुताबिक है, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस उसके हिसाब से चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल देखने से पहले अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू फाउंडेशनल कोर्स। तो मैं अभी सजेशन यही रखूंगा सबके लिए, या फिर यही रेकमेंड करूंगा कि आप फाउंडेशनल कोर्स को ही चुनें, क्योंकि अभी लगभग 1 साल है नेक्स्ट आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को। तो उसके लिए 1 साल में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, हमें भी अच्छा समय मिलेगा आपको क्लासेस करवाने के लिए और जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाने में। इसी के साथ आपको रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा, मॉक टेस्ट फॉर प्री एंड मेंस। तो प्री का जो टेस्ट होगा वो जब आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा उस समय से हम चालू करेंगे, और आफ्टर प्री हम जो मेंस का आंसर राइटिंग का कोर्स है वो भी चालू कर देंगे। इसी के साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी दिया जाएगा, जिसके तहत आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाएगा, आपकी जो भी डाउट है उसको कैटर की जाएगी। जो भी क्लासेस है वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का एज वेल एज सिलेक्शन का भी। प्लस जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे उसका कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा फॉर जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। और जो एपीएससी के लिए कोचिंग लेंगे स्टेट पीसीएस ऑफ असम, तो उसमें हम आपको जीएस 5 भी करा देंगे, वो भी इंक्लूडेड रहेगा। और इसी के साथ ऐसे के लिए हम ऐसे राइटिंग करवाएंगे। बाकी इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ये स्पेशली जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है वो इनसे हमारे इस लाइब्रेरी से जुड़ सकते हैं। ओके, बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए, फी स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ आपका, जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट है 2025, वो हेल्ड हुआ आपका न्यू दिल्ली में। और वहाँ पे आपके ऑनरेबल पीएम साहब ने स्पीच रखी, और उस स्पीच में आपके नॉर्थ ईस्ट को गेटवे फॉर ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया बताया है। तो अभी ध्यान रखिएगा, इससे हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, जिससे हम आपका डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे सुझाव इसमें प्राप्त करेंगे मेंस में आंसर लिखने के लिए, और प्लस कुछ डेटा भी हमें प्राप्त होंगी जो हमें प्रीलिम्स में मदद करेंगी। तो अभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट को अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली क्या है, एक आपका नेग्लेक्ट देखा जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसकी वजह से क्या है नॉर्थ ईस्ट में आपके अंडर डेवलपमेंट, फिर लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सभी चीज़ों से, देन आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ें या फिर प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। तो अभी इसमें अगर कुछ चैलेंजेस देखें तो आपका हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट तो है ही, और नॉर्थ ईस्ट को कैसे देखा जाता है, थ्रू द लेंस ऑफ इंसर्जेंसी, नेग्लेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक बफरिज्म, कि हमें बफर की तरह या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन को बफर की तरह देखा जाता है, या फिर इंसर्जेंसी ड्रिवन रीजन है, इस तरीके से देखा जाता है। जबकि इतना ज़्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी इसमें है जिसमें ध्यान नहीं गया है पास्ट में। तो अभी क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस दिया जा रहा है, जिसके तहत क्या किया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट को सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप किया जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम देखें तो टोटल 8 स्टेट है, 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। जो ब्रदर है वो यंगर है सिक्किम, ओके, जिसको 2002 में नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है एनईसी, उसमें इंक्लूड किया गया। तो अभी ध्यान रखिएगा क्या एडवांटेज है नॉर्थ ईस्ट में, जियोलॉजिकल एडवांटेज है, गेटवे है हम एशियन के, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के, या फिर जो साउथ ईस्ट एशियन के नेशन है
वाया कैसे जा सकते हैं? वाया म्यांमार। तो म्यांमार और इंडिया के बीच कौन सा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है? कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आपके कलकत्ता पोर्ट से क्या करेगा? म्यांमार के सितवे पोर्ट जो राखाइन प्रोविंस में है म्यांमार का, उसमें कनेक्ट करेगा। ओके, तो ये इससे क्या होगा आपके, हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ सकेंगे। देन बांग्लादेश भाया भूटान हम क्या कर सकते हैं, अपना जो लुक ईस्ट पॉलिसी है जिसको 1992 में ही लिया गया था उसको बूस्ट कर सकते हैं। अभी लुक ईस्ट पॉलिसी आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील हो गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्रस्ट दिया जा रहा है। फिर डेमोग्राफिक अगर डिविडेंड देखें तो यूथ हैवी पॉपुलेशन है, हाई लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, जो क्या कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कर सकता है फॉर स्किलिंग। देन नेचुरल रिसोर्स अगर देखें तो ऑयल एंड गैस आसाम अरुणाचल। देन क्रिटिकल मिनरल्स अगर देखें तो रेयर अर्थ इन नागालैंड एंड मेघालय। देन अगर हाइड्रो पावर पोटेंशियलिटी देखें तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। और बायोडाइवर्सिटी से क्या है, भरपूर है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबली इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, देन हम ग्रीन फील्ड पोटेंशियल भी है नॉर्थ ईस्ट में। ग्रीन फील्ड मतलब क्या, एकदम शुरू से आप कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो जो आपका साउथ इंडिया है या फिर वेस्टर्न इंडिया है, जैसे बम्बई हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर साउथ में आपका तमिलनाडु हो या फिर आंध्रा हो या फिर आपका कर्नाटका हो, तो उसमें क्या है, सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो इसीलिए अभी हमारे जो रीजन है, मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करता हूँ इंडिया के, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या है, हम ग्रीन फील्ड जो पोटेंशियल है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन डिफरेंट सेगमेंट, ऑयल में, गैस में, क्रिटिकल मिनरल में, ओके, हाइड्रो पावर में, इवन टूरिज्म में, ओके, फिर सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, फिशरी में, एग्रीकल्चर में, फिर आपके एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। देन इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी क्लाइमेट, तो अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए लास्ट 1 डेकेड में, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। जो इंसर्जेंसी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो भी बहुत हद तक कम हुई है। क्यों? बिकॉज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीस अकॉर्ड साइन किए गए हैं। ओके, जैसे आपके थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड का एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। ओके, तो अभी जब सिक्योरिटी इंप्रूव होगा तो उससे क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ओके, तो ये जो टॉपिक है आपके नॉर्थ ईस्ट के जो डिफरेंट स्टेट के पीसीएस है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। और ओवरऑल यूपीएससी में नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पोटेंशियलिटी हमने देखा, क्या चैलेंजेस है इधर देखें, और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इन सभी चीज़ों में हम इन्वेस्ट करके, ओके, बेटर प्लानिंग करके। तो और बाकी क्या डेवलपमेंट हमें दिखेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, आपका मेड इन इंडिया जो चिप का आपका फैक्ट्री लगाया गया है, सेमीकंडक्टर प्लांट इन मोरीगांव रीजन ऑफ असम, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एआई में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, फिर 5G में। ओके, तो ये सभी चीजें हम देख सकते हैं। देन आप नेक्स्ट अगर देखें तो जीडीपी बूस्ट होगा। अगर इतनी सारी डेवलपमेंट हुई तो क्या होगा, जीडीपी बूस्ट होगा, एमएसएमई को हम अपस्किलिंग कर सकेंगे। ओके, फिर चाइना को हम काउंटर कर सकेंगे, ओके, नॉर्थ ईस्ट के जरिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैलने का एक रीजन चाइना भी है, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ओके, देन आपके जो रीजनल इंटीग्रेशन वो भी होगा डिफरेंट रीजन के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ। ओके, देन ग्रीन एनर्जी फर्स्ट, तो बहुत ज़्यादा आपका ग्रीन एनर्जी का पोटेंशियलिटीज भी देखा जाता है, स्पेशली हाइड्रो पावर में। ओके, देन बायोगैस में, फिर आपका सोलर में, तो इन सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिर रिस्क में क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा कि डिफॉरेस्टेशन का खतरा बढ़ सकता है। देन आपका ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपके इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रिच है। ओके, और आप जियोलॉजिकली देखें तो बहुत ज़्यादा क्या है, आपकी फ्रेजाइल है। अगर ज़्यादा पेड़ पौधे कटे तो उससे क्या है, प्रॉब्लम जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके लैंडस्लाइड जैसे प्रॉब्लम देखी जा सकती है।
ओके, पोल्यूशन जैसे प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, उसको हैम्पर कर सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन जो इशू है, इन जो मुद्दे हैं, इनमें भी ध्यान रखना है, ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट ना हो, बायोडाइवर्सिटी को बचाई रखी जा सके। ओके, तो इन सभी चीजों में ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें स्पेशली ग्रोथ कौन से लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अभी हमारा जो भी डेवलपमेंट का ग्रोथ का एजेंडा होता है, वो क्या होता है, दो लेवल पे हम देखते हैं। एक जीडीपी के जरिए पूरे देश का जो ग्रोथ है उसको मेजर करते हैं, और एक जीएसडीपी के जरिए स्टेट का जो ग्रोथ है उसको मेजर करते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या है, जो मेजर है आपका डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो थोड़ा इनसफिशिएंट है। और जो भी हमारे देश में प्लानिंग होती है सेंट्रल लेवल पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करता है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट प्लान करती है, तो उसमें क्या है, आपका जो प्लानिंग होता है उससे क्या होता है, कुछ चंद जो डिस्ट्रिक्ट है एक स्टेट के अंदर, उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें कि कर्नाटका में क्या होता है, बेंगलुरु से ही सिर्फ 38% जीएसडीपी का कंट्रीब्यूशन जाता है कर्नाटका में। उत्तराखंड में देखें तो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट से 71% जीएसडीपी जनरेट होता है, जबकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। बाकी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उनका डेवलपमेंट काफी कम है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है वो भी काफी कम है, जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम है वो काफी हाई है। महाराष्ट्र से देखें तो आप मुंबई, थाने, पुणे, नागपुर 60% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो आपका देख सक रहे हैं कि अनइवन डेवलपमेंट है विद इन ए स्टेट, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर हम अनइवन डेवलपमेंट देख रहे हैं, अनइवन ग्रोथ देख रहे हैं। तो इस जो अनइवन ग्रोथ है ये क्या कर रहा है, आपका इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं दर्शा रहा है। तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए हमें क्या करना है, हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना है कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो आपका पोटेंशियलिटी है उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपके इंडिकेटर्स में हमें वीकनेस दिख रही है, उन चीजों में हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, उन सभी चीजों में, स्किलिंग में हो, ध्यान देना जरूरी है, ताकि पूरे देश को अगर हम विकसित बनाना चाहते हैं बाई 2047, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग है उसको अच्छा रखना होगा, और प्लानिंग के लिए अच्छा डेटा हमें चाहिए होगा। इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, आपका प्रॉपर डेटा कलेक्शन जरूरी है, ताकि प्रॉपर इनपुट लगाया जा सके प्लानिंग में। और डिस्ट्रिक्ट में आपके एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग और इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट को डेवलप किया जा सके, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, नाउ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स मे बी अलाउड टू अपडेट केवाईसी। तो अभी आरबीआई इस पे विचार कर रहा है कि अभी क्या होता है, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। ओके, तो अभी नो योर कस्टमर का जरूरत क्यों होता है, कि अभी आप जब बैंक अकाउंट खोलते हैं तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में क्या किया जाता था, एक समय तक बैंक अकाउंट खोला जाता था, लेकिन उससे क्या होता है, आपके मनी लॉन्ड्रिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या किया गया, जो नो योर कस्टमर है उसको लागू किया गया कि आपको डिफरेंट शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे अगर अकाउंट को कंटिन्यू रखना है तो इससे अभी क्या होता है कि जो दूर दराज के जो विलेजर्स है या फिर रूरल पॉपुलेशन है, उनका जो अकाउंट है वो क्या हो जाता है, आपका डॉर्मेंट हो जाता है, या फिर एक समय के लिए आप कह सकते हैं कि बंद पड़ा रहता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, जब तक केवाईसी अपडेट नहीं होता है। तो इससे क्या होती है, जो गांव के लोग हैं उनका फाइनेंशियल आपका जो इंक्लूजन है वो नहीं हो पाता है। तो अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंश्योर करने के लिए क्या किया जाएगा, अब तो आपके आप अगर रूरल एरिया में विजिट किए हैं तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट आपके क्या होते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट होते हैं या फिर बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर डिफरेंट बैंक, जो विलेज लेवल में क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट लेना, ओके, कैश विड्रॉल करके देना, इन सभी चीजें। तो अभी इसमें क्या है, केवाईसी अपडेट नहीं कर पाते हैं आपके बिजनेस के कोरेस्पॉन्डेंट्स, तो इनको केवाईसी अपडेट के बारे में इनको अलाउ किया जाना है बाय आरबीआई। तो क्यों, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बरकरार रखा जा सके, ध्यान रखिएगा। वाई दिस मूव नाउ, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, जो ऑपरेशनल बर्डन है बैंक ब्रांचेस के ऊपर उसको कम करने के लिए, और जो आपके
डोरमेंट अकाउंट है, डोरमेंट मतलब जो आपके इनएक्टिवेट है उनको रीएक्टिवेट करने के लिए ये काम में आएगा। और ये अगर रीएक्टिवेट हुआ तो क्या होंगे, जो रूरल पॉपुलेशन है उनको जो बैंकिंग फैसिलिटी है, आपका विड्रॉल का हो, डिपॉजिट का हो, इंश्योरेंस का हो, फिर पेंशन का हो, या फिर गवर्नमेंट की डिफरेंट जो स्कीम है उसका बेनिफिट हो, वो मिल पाएगा। क्योंकि जैम ट्रिनिटी के अंदर क्या होता है, आपका मोबाइल, आधार, ये लिंक करना ज़रूरी होता है, ओके, अकाउंट के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केवाईसी को समय पे फिल किया जाए। तो अभी केवाईसी को समय पे फिल नहीं किया जा सक रहा है बाय दी रूरल पॉपुलेशन आपका शहर में जाके। तो इसीलिए क्या है, बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट को अगर ये अलाउ किया जाता है तो जो केवाईसी है उसको अपडेट किया जा सकेगा, ओके। और फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो है वो बरकरार रहेगा। प्लस और एक क्या सहूलियत आएंगी, जो आपके फ्रॉड है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकेगा, ओके। क्योंकि क्या होते हैं, जो भी आपके ऑनलाइन या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उसमें रूरल पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है बाय दी स्कैमस्टर्स, तो उसको भी टेकल किया जा सकेगा। तो अभी ये जो मुद्दा हमने देखा, ये कैसे पूछा जा सकता है कि आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके क्या दिक्कतें हैं, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। जब साइबर फ्रॉड के बारे में कोई क्वेश्चन बनेगा, ओके, कैसे रूरल पॉपुलेशन टारगेटेड है, तो उसमें हम क्या आपके मेजर्स ले सकते हैं, ओके। तो केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं समय समय पे, ताकि हम अकाउंट को प्रोटेक्टेड रख सके। फिर जो हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखा, फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट देखा, उससे भी आप जोड़ के देख सकते हैं इस टॉपिक को, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर नहीं हुआ तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट रूरल रीजन है, उनके जो पॉपुलेशन है उनको फाइनेंशियल सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वो जो आपके रूरल लेवल पे जो आपके कॉटेज इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, वो क्या करेंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ओके, आज के मार्केट के साथ। तो ये बहुत सारा चीजें आप इसमें लिंक करके लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। और जो बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट है उनका क्या होता है, जो रूरल पॉपुलेशन है उनसे जान पहचान भी अच्छी होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इंडिया मस्ट सिंप्लीफाई रेगुलेशन टू एनकरेज माइनिंग। तो इसमें माइनिंग में ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में माइनिंग को लेके बहुत ज्यादा रेगुलेशन है। तो उसी रेगुलेशन को आपका ईज करने के बारे में कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि इंडियाज रेड टेपिज्म हैज बीन अ बैरियर, ओके। तो अभी गवर्नमेंट को क्या करना है, रेड टेपिज्म को हटाना है और ग्लोबल जो नॉर्म है उसके साथ अपने आप को अलाइन करना जरूरी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आज के समय पे जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स है जैसे लिथियम एंड कोबाल्ट है, इसका इस्तेमाल किसमें होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बैटरी है उसमें इस्तेमाल होता है। फिर जो ग्रिड स्टोरेज है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज, उसमें इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग 100% डिपेंडेंट है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट है फ्रॉम चाइना स्पेशली। देन जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो किसमें काम आता है, डिफेंस में, सेमीकंडक्टर में, मैग्नेट्स में। तो इसका लिमिटेड एक्सप्लोरेशन है हमारे देश में, ज़्यादा चाइनीज डिपेंडेंसी है। फिर कॉपर और एल्यूमिनियम में, तो इसमें क्या प्रॉब्लम, ये किस में इस्तेमाल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन टेक एंड एनर्जी ट्रांजिशन में। इसमें भी क्या है, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग में बहुत गैप है कॉपर एंड एल्यूमिनियम में। तो अभी हमारे देश में इतना ज़्यादा हम रिसोर्स रिच है, हमारा जो जियोलॉजी है, तो क्यों ना हम अपने जो मिनरल्स है उसको ही एक्सप्लोर करें। तो इसमें अगर देखें तो ध्यान रखिएगा कि आपका इंडिया रिसोर्स पैराडॉक्स, कि बहुत ज्यादा पैराडॉक्स मतलब क्या है, एक विडंबना है कि रिसोर्स है फिर भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंडिया हैज वास्ट मिनरल रिजर्व्स येट imports over 90% of critical mineral like lithium, cobalt, rare earth element, okay, even copper। तो अभी रिच कैसे है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें तो रिच हाइड्रोकार्बन है, असम में, कोल मेघालय में, ओके। इसके अलावा भी आप झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा कोल पाया जाता है। तो अभी ये जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट है और या फिर डिफरेंट क्रिटिकल मिनरल है, जब कि हमारे देश में अवेलेबल है, तो क्यों हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। इसको एक्सप्लोर नहीं करने का एक वजह तो ओवर रेगुलेशन है, देन और कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे आपके इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम भी है, इकोलॉजिकल एक कंसर्न भी है कि इकोलॉजी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को हार्म करेगा, रेगुलेटरी बॉटलनेक जो इसमें बताया गया है। तो उसके अलावा भी ये इश्यूज है। तो अभी जो वेदांता ग्रुप है वो इन्वेस्ट करने वाला है नॉर्थ ईस्ट में 80 करोड़ इन नॉर्थ ईस्ट, इंक्लूडिंग 50 करोड़ इन आसाम स्पेशली। तो यूपीएससी में ये इंफॉर्मेशन जरूरी रहेगा कि वेदांता ग्रुप कितना इन्वेस्ट करने वाला है।
तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको प्रॉमिस किया गया है, जो एडवांटेज आसाम 2 जो आपका कंक्लूजन हुआ, जो समिट था, बिजनेस समिट, तो उसमें ये प्रॉमिस किया गया है। तो इसमें एक क्या है, आपका प्राइवेट लेड डेवलपमेंट देख सकते हैं हम माइनिंग में। ओके, बाकी क्या करना है, ये जो भी प्रॉब्लम है इनको टैकल करना जरूरी है। और आज के जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें इन डिफरेंट मिनरल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये अगर हम इसमें ज़्यादा डिपेंडेंट रहे तो ये हमें क्या करेगा, आपका स्ट्रैटेजिकली वीक करेगा। ओके, तो इसीलिए अगर हमें विकसित भारत बनना है, जो हमारा विजन है 2047 का, फिर नीति आयोग का जो स्ट्रैटेजी है इंडिया एट 100, तो उसके लिए हमें मिनरल में सेल्फ सफिशिएंसी लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। अभी आपका ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मेंस में क्या बन सकता है कि हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है क्रिटिकल मिनरल में, वो हमें आपका कैसे स्ट्रैटेजिकली वीक कर रहा है। ओके, तो उसमें हम पहले ये बताएंगे कि हमारा ये डेटा आपको डालना होगा। ओके, फिर हमारी जो पोटेंशियलिटी है क्यों एक्सप्लोर नहीं हो पा रही है, और कितना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट नेशन से, और इधर हमारा टारगेट क्या है, विकसित भारत बनने का बाय 2047। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सेल्फ सफिशिएंसी लानी है। हमें देश के अंदर ही मिनरल्स को एक्सप्लोर करना है, रिफाइन करना है, और इंडस्ट्रीज को डेवलप करानी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी प्रीलिम्स में आपका इंडिया एट द रेट 100, ये आपका किसका पॉलिसी है, नीति आयोग का है, तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, देन आप इसमें एसेट में नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्पेशली फिर से मेंशन किया है। तो क्रूड ऑयल आसाम में, नेचुरल गैस त्रिपुरा में, रेयर अर्थ एंड यूरेनियम मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड में, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी एंटायर रीजन में है। बैरियर क्या क्या है, कन्फ्लिक्ट जोन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है, फॉरेस्ट एक्ट क्या करता है, आपका रेस्ट्रिक्शन लगाता है, माइनिंग बैन है, ट्राइबल राइट को लेके भी एक इशू होगा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, इसमें भी क्या है, डेफिसिट है। तो इन सभी चीज़ों को डेवलप करना होगा। अभी ध्यान रखिएगा, आया है क्रिटिकल मिनरल के ऊपर, लिंक कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को भी। तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो क्या एसेट है, उसमें कौन से स्टेट इन्वॉल्व है, क्या बैरियर है, और क्या इसका वे फॉरवर्ड है। हो गया आंसर, सिंपल। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना जरूरी रहेगा। ओके, ये पढ़ लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा अभी आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द वर्ल्ड ऑफ बानो मुस्ताक जी। ओके, सो बानो मुस्ताक जी को हाल ही में क्या हुआ, आपका उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प की वजह से बुकर प्राइज मिला है 2025 का। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो आपकी बानो मुस्ताक जी है वो पहली आपकी कन्नडा से है या फिर कर्नाटका से है, और देन पहली मुस्लिम वुमेन भी है। और आपकी उन्होंने जो चीज़ें लिखी है वो किसके ऊपर लिखी है, स्पेशली वुमेन का जो मार्जिनलाइजेशन है सोसाइटी में, उसके बारे में चीज़ें मेंशन की गई है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जब भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने वुमेन के आपके फेवर में आवाज़ उठाई है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठाई है, सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की, बिकॉज ऑफ रोड ब्लॉक क्रिएटेड बाय द पैट्रियार्की, तो उन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। तो अभी आप जब ऐसे लिखेंगे तब अगर बानो मुस्ताक जी के बारे में और उनके बुक के नाम के बारे में मेंशन करेंगे, और उन्होंने कैसे अपने जो कम्युनिटी के अंदर रहते हुए आवाज़ उठाई है, क्योंकि जब कम्युनिटी के अंदर से आवाज़ उठती है ना, तो वो आवाज़ ज़्यादा बुलंद होती है, उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है। ओके, और सोसाइटी में रिफॉर्म होने लगता है। एक ही दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे रिफॉर्म होने लगेगा। ओके, और उससे क्या है, जो हमारी वुमेन फोक है, स्पेशली आपके जो मुस्लिम कम्युनिटी में है, उनको क्या है, आपकी जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो मिलेगी। और अगर किसी एक कम्युनिटी में क्या होता है, कोई आपका रिफॉर्म आता है, तो वो क्या करता है, बाकी कम्युनिटीज को भी इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली। ओके, तो कहीं ना कहीं से आपको क्या करना है, जो रेनेसांस है वो चालू करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं बानो मुस्ताक जी के बारे में। तो अभी सीधा सीधा बुक के बारे में तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, लेकिन मैंने देखा है स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, जैसे लास्ट ईयर एपीएससी में आपके बुक के बारे में पूछा गया था। ओके, तो उसी तरह से क्या है, आपके स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। और यूपीएससी में क्या करेगा, सीधा सीधा आपको जब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछेगा, या फिर कोई ऐसे में आपका वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक या फिर उस थीम में रहेगा, तो आप ये चीज़ें उसमें
इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है उसका वेटेज बढ़ेगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, तो कैसे हम और अगर कोई लिटरेसी के ऊपर भी क्वेश्चन बना कि लिटरेसी के जरिए हम कैसे सोसाइटी में क्या रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं, तब आप इन बुक्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ओके, तो ये सभी चीजें एक बार देख लीजिएगा। तो बाकी इसमें आपका ये जो भी टर्म्स है इसमें इस्तेमाल की गई है वो चीज़ें मेंशन की है। तो इसमें आपका फॉर एग्जांपल डबल मार्जिनलिटी क्या है, जो वुमेन है डबल मार्जिनलिटी को फेस करती है। एक तो जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर जो आपके डिफरेंट रिलीजन है उसके अंदर जो नॉर्म्स होती है उसके वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, बैकवर्डनेस फेस करते हैं। ओके, तो ये जरूरी है। फिर आपका क्रिटिकल इंसाइडर क्या है, वन हु क्रिटिक इंटरनल कम्युनिटी नॉर्म्स। तो जो कम्युनिटी के अंदर से अगर कोई आवाज उठाता है तो उससे क्या होती है, जैसे अभी बताया आपका उसको वेटेज ज्यादा मिलता है। तो इन सभी चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी रिफॉर्म्स आनी है वो विद इन आनी ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सिल्वर कैन बी द न्यू स्वैग। ओके, तो इसमें सिल्वर कैन बी द न्यू स्वैग या फिर जो सिल्वर इकोनॉमी है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो स्पेशली अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ डेटास दी गई है। तो आज के समय पे हम देख सकते हैं हमारा देश में डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो सर्ज हो रहा है, मतलब यंग पॉपुलेशन का सर्ज है। लगभग आपके जो 65% पॉपुलेशन है वो बिलो 35 ईयर्स में है। लेकिन यही पॉपुलेशन क्या है, बाई 2050 एजेड हो जाएंगे। और हमारा जो डेमोग्राफिक जो आज के समय पे डिविडेंड है वो क्या होगा, एक समय पे आपकी एज ओल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उससे अभी क्या है, हमें अभी से प्लानिंग करना होगा कि आपके नेक्स्ट 30 ईयर्स में 40 ईयर्स में हम जब आपके जो ओल्ड एज पॉपुलेशन रहेंगे उनको कैसे आपके उनके राइट्स जो है उसको इंश्योर करवा सकते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा कि 2020 का अगर आप डेटा देखें तो 90% जो इंडियंस है, ओके, वो क्या है, बिलो 60 एज है, मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है। 2047 तक आपके 30 करोड़, अबाउट 30 मिलियन एल्डरली हो जाएंगे। और उसमें क्या है, लगभग 5 करोड़ आपके 80 से ऊपर रहेंगे। और बाय 2067 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया में होगा, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अभी आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो क्या होगा, डिपेंडेंसी में एक समय पे चला जाएगा, क्योंकि अबव 60 जो है वो उनको हम डिपेंडेंट या फिर जो बिलो 15 है उनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन की तरह देखते हैं। ओके, तो बिलो 15 जो है वो अपने मदर फादर के ऊपर डिपेंड होते हैं, और अबव 60 होते ही अपने चाइल्ड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वही चीजें रिवर्स हो जाती है। ओके, तो इसीलिए अभी क्या करना है, हमारे देश में एक रिस्क है अभी कि हम ओल्ड बिफोर बिकमिंग रिच, तो हमें रिच बनना है जल्दी। और रिच बनने के लिए हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उनको काम में लगाना है, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, फिर आपके सर्विसेज सेक्टर में, फिर आपके प्राइमरी सेक्टर में, ताकि हम क्या कर सके, अपना इकोनॉमी को सर्च करवा सके। क्योंकि जब पैसे होंगे, इकोनॉमी सर्च होगी, तो ही हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं फॉर ओल्ड एज पॉपुलेशन इन फ्यूचर। ओके, देन नीड टू मेंटेन डिपेंडेंसी रेशियो। ओके, देन सिल्वर इकोनॉमी। तो इसमें सिल्वर इकोनॉमी जब आएगा, ये टर्म कभी पूछा जा सकता है, सिल्वर इकोनॉमी रेफर्स टू। तो 63 मिलियन एम्प्लॉयड बाय बिजनेसेस रन बाय ओल्ड एडल्ट्स। तो 63 मिलियन पॉपुलेशन क्या है, आपकी सिल्वर इकोनॉमी में इंक्लूडेड है, जो क्या करती है, ग्लोबली अगर देखें तो जिसका वैल्यू है 8.7 बिलियन। तो 60 के ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो इतना कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो उनका भी क्या है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 60 के ऊपर हो गए तो क्या है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है। ओके, तो इसीलिए अभी इंडिया को भी फोकस करना है कि हम क्या करें, आपके ऐसे स्टार्टअप में फोकस करें जो क्या करेंगे, 60 प्लस के लोगों को नौकरी दे सके, उनको कमाई की सहूलियत दे सके। ओके, तो अभी इसमें जीडीपी का एस्टिमेट भी बताया गया है कि 3.3% जो जीडीपी आता है वो एल्डरली कंट्रीब्यूशन से आता है। ओके, बाकी एल्डरली पॉपुलेशन का जो राइट्स है, जेरियाटिक केयर सिस्टम है, उसको डेवलप करना जरूरी है। तो जेरियाटिक केयर को लेके या फिर ओल्ड एज केयर को लेके या फिर ओल्ड एज पीपल के राइट को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 60 के बाद हम
हमारी सोसाइटी का क्या है, एथिक्स दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहा है और सोसाइटी में अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली सर्ज हो रही है। तो 38 मिलियन एल्डरली क्या करते हैं, या तो अकेले रहते हैं या अपने स्पाउस के साथ रहते हैं। ओके, ओनली 5% सोशल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो वैकम है उसको दूर करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अभी जो ग्रैंड पेरेंट्स है, 14 बिलियन आवर्स अनपेड केयर गिविंग में काम देते हैं, येट उनको क्या है, आपका सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, फैमिली रिकॉग्नाइज नहीं करती है, डिपेंडेंट की तरह देखती है, जबकि उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है हाउस होल्ड वर्क में, लेकिन उनका क्या होता है, जो डिग्निटी है उसका कंप्रोमाइज होता है। तो इन सभी चीजों को क्या करना है, ठीक करना जरूरी है। ओके, और फिर आप जेंडर इनइक्वालिटी भी देख सकते हैं। तो जो आपकी वुमेन पॉपुलेशन है, 70% ऑफ एल्डरली वुमेन पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट है। तो ये काफ़ी क्या है, आपका एक सैड माहौल है, इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ मन करेगा तो जैसे कोई हेल्थ इशू हुआ तो दिखा भी नहीं सकते हैं, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ओके, और एक समय के बाद क्या है, चाइल्ड खुद भी बर्डन की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जो एथिकली सही नहीं है। ओके, जिस तरह से चाइल्ड में बच्चों को मदर फादर केयर देते हैं, उसी तरह से उनको केयर देना बहुत ज़रूरी है आफ्टर 60। ओके, जब वो क्या होते हैं, आपके फिजिकली वीक हो जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, होप करते हैं कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इतना आगे बढ़ाया, तो कम से कम वो देखे। और ये क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको फील नहीं होने देना चाहिए, उनको मालिक की तरह ही रखना चाहिए, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग हैं। ओके, तो ये सभी चीजें आप एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें डिफरेंट, जैसे आयुष्मान भारत जो है, अभी 70 ईयर्स तक क्या किया गया है, मोर अबव 70 ईयर्स के सभी को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिससे हेल्थ सबसे ज्यादा क्या है, हेल्थ का ही इशू रहता है। देन और इन फ्यूचर और क्या आप सुझाव दे सकते हैं, इसमें कहीं सुझाव लिखे हुए हैं, जैसे लीगल पॉलिसी लेनी जरूरी है, राइट टू एज विथ डिग्निटी एक्ट लाना चाहिए, फिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हांस करना चाहिए, मिनिमम पेंशन गारंटी देना चाहिए। ओके, एल्डरली लेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप करनी चाहिए, और जो स्किलिंग है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि खुद से काम कर सके। ओके, और क्या कर सके, जो इनकम है वो जनरेट कर सके, ठीक है ना। देन सोशल सिविक, जो एज फ्रेंडली सिटीज डेवलप की जानी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल जो एल्डरली पॉपुलेशन है, लिटरेरी कैंपेन चलाना चाहिए, ताकि वो डिजिटली क्या हो, आपके अवेयर रहे, टेलीमेडिसिन ई हेल्थ को लेके, या फिर जो डिजिटल फ्रॉड है उसमें भी टारगेटेड होते हैं एल्डरली पॉपुलेशन, उसको भी कम किया जा सके, उसका व्यवस्था किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है द राइज ऑफ राइस। तो अभी इसमें ये विडंबना एक दिखाई गई है कि हम राइस वर्ल्ड के लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। तो आप खुद सोचिए कि जो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है उसमें हमें एक प्राउड का तो इसमें बात है ही, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि राइस एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, और हमारे देश में जो राइस का सर्ज है ये है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, जिसके वजह से क्या होता है, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आई, उसके वजह से एक्सेसिव क्या हुआ, आपका राइस का कल्टीवेशन होने लगा, प्लस आपका एमएसपी दिया जाने लगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो गारंटेड प्राइस दिया जाता है, इसी के साथ आपका फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी जाने लगी। तो इससे क्या हुआ, आपके जो फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा राइस प्रोड्यूस करने लगे, और इसका नेगेटिव असर क्या पड़ा, आपका सॉइल का क्वालिटी डिग्रेड होने लगा, सॉइल सैलिनाइज होने लगी, फिर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो आपका खत्म होने लगा। ओके, फिर इससे क्या है, जो आपका वाटर रन ऑफ है, सॉइल रन ऑफ है, उससे जो फर्टिलाइजर है, उससे आपकी क्या हुई, जो आपके वाटर बॉडीज है वो पल्यूट होने लगी, यूट्रोफिकेशन होने लगा। तो ये सभी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो राइस का कल्टीवेशन है, अच्छी बात है कि हम टॉप में है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो कल्टीवेशन है वो आपका क्या हो, सस्टेनेबल हो। तो अभी हम ईडेबल ऑयल में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसको घटाना ज़रूरी है। पल्सेस में हम सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन इंपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक जो मीट है वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मीट नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों में हमें ध्यान देनी है। तो अभी पल्सेस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है, जो सॉइल की क्वालिटी को इन्हांस करती है। तो इन सभी चीज़ों में हमें ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। ओके, वही सभी बात इसमें की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपके हमें फूड सिक्योरिटी तो मिली, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं मिली। ओके, क्योंकि खाली राइस खा के हम क्या नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को फुलफिल नहीं कर सकते। इससे हिडन हंगर का प्रॉब्लम, एनीमिया, वेस्टिंग, स्टंटिंग, ये सभी प्रॉब्लम देखी जा सकती है इससे। ओके, तो हमें
ध्यान देना है कि जो हिडन हंगर है उसको दूर किया जा सके और इकोलॉजी के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कर्टेल किया जा सके। ओके, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगे, पूछा जाएगा मेंस में। ओके, बाकी जो स्कीम्स ली गई है वो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है 6 मेंबर बोर्ड टू रेगुलेट सुपरवाइज पेमेंट सिस्टम। तो जो आरबीआई जो पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है देश में, वो चाहे आपका आरटीजीएस हो, नेफ्ट हो, आईएमपीएस हो, तो उसको देखने के लिए अभी क्या है, आरबीआई की खुद की आपकी अरेंजमेंट है। तो उसी को अभी क्या किया जा रहा है, उसमें चेंजेस लाई जा रही है, एक नया बॉडी बनाया जाने वाला है। ओके, जो क्या करेगा, पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करेगा। तो पहले क्या था, 5 मेंबर बॉडी था, इसमें कहीं मेंशन है, ये रहा जो पुराना आपका सिस्टम था। तो ये अभी जो नया सिस्टम है, ओके, पेमेंट रेगुलेशन बॉडी। तो इसमें पहले टोटल 5 मेंबर थी जो आपका कंप्लीटली आरबीआई से था। अभी 6 मेंबर बॉडी होंगी जिसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से रहेंगे और 3 आरबीआई की ओर से, जो एमपीसी है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, उसी तरह का ये बॉडी है। ओके, और इसमें आपके ध्यान रखिएगा, एक साल में 2 मीटिंग करनी जरूरी रहेंगे। ओके, तो अभी ये जो आर्टिकल है ये किस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो नया बॉडी है वो आपका कौन से लॉ के तहत फॉर्म हुआ है, पीआरबी रेगुलेशन 2025 के तहत। जो आपका पुराना पेमेंट जो आपका रेगुलेटरी बोर्ड था वो अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 के तहत आया था। ये सभी चीजें पूछी जा सकती है, कितने मेंबर है और साल में कितनी मीटिंग होनी है, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। कितने मेंबर होंगे गवर्नमेंट की ओर से, टोटल मेंबर का, ये सभी देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आपके लैंड पोर्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल मैंने ऑलरेडी जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है कि बांग्लादेश में जो हमारा ट्रांजिशन है, इकोनॉमिक जो आपके कनेक्टिविटी है, उसको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है, तो उसको हमने काउंटर किया। ओके, कि अभी वो खाली क्या कर सकते हैं, 2 ही पोर्ट से, एक नवशिवा जो बॉम्बे में है और कोलकाता का जो पोर्ट है उसी को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी पोर्ट में हमने उनका एक्सेस बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ली थी। तो हाल ही में अभी क्या आया है इस न्यूज़ में कि आपके जो लैंड पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, पेट्रापोल, तो ये आपके साउथ वेस्ट बंगाल में है, जो कनेक्ट करता है किसको, बेनापोल को। तो बेनापोल जो है ये आपका लैंड पोर्ट है, ये कहाँ है, बांग्लादेश में है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओके, कि पेट्रापोल एंड बेनापोल बॉर्डर किसके बीच में है, क्योंकि न्यूज में है, तो ये प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। पेट्रापोल इंडिया की साइड में, बेनापोल बांग्लादेश की, बी बांग्लादेश, ऐसे याद रखिएगा। ओके, बाकी जो चीज है ऑलरेडी पास्ट में बताई गई है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ टू विन द वार ऑफ नैरेटिव इन टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो अभी ध्यान रखिएगा कि आज के समय पे आपका जो इंफॉर्मेशनल वारफेयर है वो भी देखा जाता है। सिर्फ बॉर्डर में ऐसे नहीं कि जो सैनिक है वही लड़ते हैं, एक इंफॉर्मेशन वारफेयर भी है। तो एक देश क्या करती है, दूसरे देश को, देश के अगेंस्ट आपके वर्ल्ड में नेगेटिव परसेप्शन फैलाती है, और इसमें पाकिस्तान क्या है, सबसे आगे है अगेंस्ट इंडिया। तो इसीलिए क्या करना है, इंडिया को भी जो अपना सही परसेप्शन है, हमारे देश का जो सही परसेप्शन है, जो सही नैरेटिव है, उसको वर्ल्ड के आगे दिखाना जरूरी है। और उसके लिए क्या करना है, हमारी जो मीडिया हाउस है उनको आपका एक इम्पॉर्टेंट जो इनिशिएटिव है उसको लेना पड़ेगी। ओके, और जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन है उसको फैलने से रोकनी पड़ेगी। और जैसे गवर्नमेंट का जो पीआईबी का फैक्ट चेकिंग यूनिट है, ओके, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, उनको वो अभी एक्टिवली काम कर रही है, बट इन फ्यूचर और भी ज्यादा काम करना जरूरी रहेगा। और जो फेक न्यूज है, जो नेगेटिव न्यूज है, जो देश के अंदर या फिर इंटरनेशनल लेवल में फैल रही है बाय पाकिस्तान, उसको ब्लास्ट करना जरूरी रहेगा। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा कि कैसे पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है, आपका इंफॉर्मेशन वारफेयर टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। मिस एट्रीब्यूशन किया उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऐसे दिखाया कि हमने सिविलियंस को टारगेट किया है, जबकि गवर्नमेंट ने क्लियरली पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में लिखा है कि हमने किसी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है, ना किसी मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। हमने सिर्फ जो आपकी टेररिस्ट का बेस था अलोंग दी बॉर्डर, उसी को सिर्फ टारगेट किया है।
ओके, फिर आपका डिसइन्फॉर्मेशन फैलाया कि हमारे जो जेट है उनको आपका उन्होंने टारगेट किया है, जबकि नहीं किया है, हमने उनका जेट को टारगेट किया है। देन आपके जो क्या है, गाजा में जो अटैक थे, जो हमले के वीडियो थे, उनको प्रोपागेंडा की तरह फैलाया है कि ये आपके इंडिया पाकिस्तान के बीच का आपका अटैक है बोल के। ओके, तो इन सभी जो प्रोपागेंडा है, जो डिस इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस एट्रीब्यूशन है, इसको काउंटर करना जरूरी है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है, वो एक्टिवली इन जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको डिबंक कर रहा है। लेकिन अभी हमारे जो इंडिया के सोशल मीडिया है, उसमें भी आपके क्या है, बहुत सारे फॉल्स विजुअल क्या है, फैल रहे हैं, उनको काउंटर करना जरूरी है। और इसके लिए जो आपके सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, उनको आपका गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन रखना, गवर्नमेंट को सोशल मीडिया इंटरमीडियरी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इन सभी के साथ कनेक्शन रखना जरूरी है। ट्विटर अभी के समय पे एक्स है। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना है, गेट कीपर्स बनना है ट्रूथ का। और जो नेगेटिव परसेप्शन फैला रही है बाय पाकिस्तान, नेगेटिव आपकी नैरेटिव बना रही है अगेंस्ट इंडिया, उसको बर्स्ट करना, उसको डिबंक करना जरूरी है। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें जरूरी रहेंगी, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ क्या है, साइबर डोमेन में भी एस्केलेशन देखा जा रहा है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, मोस्टली फ्रॉम आपके पाकिस्तान, टर्की, ओके, बांग्लादेश, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। किसको टारगेट कर रहे हैं, बीएसएनएल को, इंडियन रेलवेज को, यूपीआई को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, पीएसयूज को। तो इन सभी चीजों से क्या है, हमें अपना जो साइबर डोमेन है उसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। जैसे आपके सी डेक हो गए, इन सभी चीजों को आपका एक्शन लेना जरूरी रहेगा। ओके, फिर जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इन सभी चीजों को इसमें वर्क करना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हार्वर्ड बैन शोज द यूएस इज गेटिंग इट ऑल रॉन्ग इन एशिया। तो अभी क्या है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज है यूएसए की, हार्वर्ड हो, एमआईटी हो, स्टैनफोर्ड हो, तो इसमें क्या होता है, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिया और चाइना से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, और एक कल्चरल कनेक्टिविटी वैसे ही बना आ रहा है विद यूएसए। और इवन क्या करते हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो इन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद यूएसए की इकोनॉमी में, यूएसए की आपकी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हैं। तो इससे क्या होता है, यूएसए का जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है या फिर एजुकेशनल डिप्लोमेसी है, वो बढ़ता है। लेकिन हाल ही में जो उन्होंने हार्वर्ड के ऊपर बैन लगाया है कि हार्वर्ड में इंडियन स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं, या फिर आपके लिमिटेड ही प्रोवाइड करेंगे सीट, तो उससे क्या है, एक उनके सेल्फ सबोटाज है, उन्हीं का इमेज इसमें, या फिर उन्हीं का जो इकोनॉमी है, पॉलिसी है, वो उसमें तोड़फोड़ मचा रहे हैं। तो वही चीजें इसमें कही गई है कि ये आपका बहुत ज्यादा इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, जो यूएस जैसे देशों को शोभा नहीं देता है, जो आपके लिबरल सिस्टम को सपोर्ट करता है, लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ओके, तो इसीलिए इसमें क्या वे फॉरवर्ड है, अमेरिका को क्या करना चाहिए, ये सभी चीजें लिखी गई है। रीअफर्म कमिटमेंट टू लिबरल वैल्यूज, ओके, यूज डिजिटल डिप्लोमेसी वाइसली, ओके, फिर एंकर करना चाहिए एशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्योंकि अभी एशिया से जो भी पॉपुलेशन जाती है, स्पेशली इंडिया से, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। आपके जैसे गूगल के सीईओ हो, या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो, ओके, सत्या नडेला जी या फिर सुंदर पिचाई जी, तो ये सभी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएसए की इकोनॉमी को। इसी के बाद जो बोइंग कंपनी है, या फिर आपका अगेंस्ट आपका नासा है, उसमें भी बहुत सारी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, ये सभी वर्क कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएसए की इकोनॉमी को। तो यूएसए को इन सभी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके एकेडमिक बैन लगाई गई है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएसए की इकोनॉमी में और इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट अग्निकुल कॉस्मोस फायर्स इट्स इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवेन सेमी क्रायोजेनिक इंजन। तो ये आर्टिकल मैंने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से लिया है। तो अग्निकुल जो है वो इंडिया का एक क्या है, प्राइवेट स्टार्टअप फर्म है, जो क्या कर रहा है, 3D प्रिंटिंग के मदद से डिफरेंट तरीके से आपके जो मिसाइल्स है, जो रॉकेट है, उसको डेवलप, नॉट मिसाइल, रॉकेट को डेवलप कर रहा है। ओके, 3D प्रिंटिंग के जरिए। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर रहा है, जिससे वेट और कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, इनोवेशन आ रहा है, जिससे हम इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, स्पेस सेगमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जो आपके स्पेस सेगमेंट में आत्मनिर्भर बनने के लिए
अग्निकुल जैसे जो स्टार्टअप है उनको गवर्नमेंट कैसे मदद कर रही है, गवर्नमेंट का जो इन स्पेस पॉलिसी है उसके जरिए। और एक आपका इन स्पेस क्या है, इंस्टीट्यूशन भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत है। तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है कि इन स्पेस किसके तहत है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो ड्राफ्ट पॉलिसी स्पेस पॉलिसी है 2023-24, तो इसमें क्या है, सेल्फ सफिशिएंटी, टेक में सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में, स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के बारे में बात किया गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी स्पेस इकोनॉमी में कैसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से डेवलप कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं स्पेस सिस्टम में, वो सभी चीजें पूछी जा सकती हैं। तब आपको स्टार्टअप इंडिया, इन स्पेस का जो पॉलिसी है, फिर जो ड्राफ्ट स्पेस पॉलिसी 23-24 है, फिर जो अग्निकुल का जो आपका अचीवमेंट्स है, अकॉम्प्लिशमेंट है, वो सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।